Hello everyone, welcome back to Alliance IAS Academy's online platform regarding the current affairs of 2021. So अपने डे 39 के सेशन को स्टार्ट करते हुए चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का. So the first question is which among of the following is slash are correct regarding the midday meal scheme. आपका पहला स्टेटमेंट है it is a centrally sponsored scheme, hence cost is shared between central and state. Second statement is Tamil Nadu is the first state to implement the midday meal scheme. आपके ऑप्शंस हैं ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन. देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. तो आपका जो आंसर है वो है आपका बोथ, विच मीन्स दोनों स्टेटमेंट सही हैं. पहले कॉन्टेक्स्ट लिख लेते हैं. एक्चुअली में आपका ये एडिटोरियल आया था आपका द हिंदू में. सो ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ चाइल्ड लेबर इज़ इन इंडियाज़ हैंड. सो काफ़ी अच्छा एडिटोरियल था ये चाइल्ड लेबर के ऊपर. इसमें मेंस का बहुत ज़्यादा कंटेंट था, तो इसी में फिर उन्होंने एक तरीके से सोल्यूशंस में आपका इस तरीके की स्कीम्स के बारे में बात बताया था. फिर ऐसी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. प्री के पर्पज़ से भी बहुत ज़्यादा कंटेंट है इसमें, और मेंस के पर्पज़ से भी बहुत इंपॉर्टेंट था. तो अब हम अगर इसमें डिस्कस करें मिड डे मील स्कीम को, तो आपका ये 15 अगस्त 1995 को स्टार्ट हुई थी. ओके. और इसका जो एम था बेसिकली वो यही था कि जितने भी बच्चे आपके स्कूल्स में इनरोल्ड हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में आपके हो गए, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में हो गए, ओके, जितने भी आपके, तो उनको क्या एक वन टाइम मील उनको एक दिन का वन टाइम मील एक दिन में प्रोवाइड करना. ठीक. बेसिक मोटो इसका पीछे ये था क्योंकि आपको एजुकेशन को प्रमोट करना था. ओके. और क्योंकि डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो हैं, कई यहाँ पे बहुत जो मील जो है एक वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डे टू डे लाइफ में. इसको ध्यान में रखते हुए कि अगर बच्चों को वन टाइम मील यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा, इससे क्या होगा कि उनकी एजुकेशन भी हो सकती है. इसीलिए इस तरीके की स्कीम को लाया गया इनरोलमेंट बढ़ाने के लिए. डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जो हैं वहाँ से इनरोलमेंट बढ़े. ओके. एक 1 से 8 क्लास तक के बच्चों को यहाँ पे दिया जाएगा. न्यूट्रिशनल सपोर्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है उसके ऊपर बच्चों को प्रोवाइड करने के लिए. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सेडिशन लॉ. पहला है द लॉ वॉज ओरिजिनली ड्राफ्टेड इन 1837 बाय थॉमस मैकॉले, the British historian politician. Second is section 124A was inserted by an amendment introduced by Sir James Stephen, where it felt the need for the specific section to deal with the offence. Third is sedition is a bailable offence, and the last one is punishment under sedition 124A ranges from imprisonment up to 3 years of to life terms, to which fine may be added. ठीक. तो आपको यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. अच्छा क्वेश्चन है, टाइम लगेगा इसमें, तो वीडियो को पॉज करें, अच्छे से सोचें, कमेंट सेक्शन में आंसर टाइप करें. इसका आंसर होगा, पहले इसका आंसर देख लेते हैं. इसका आंसर होगा आपका सी, विच मीन्स आपका थर्ड स्टेटमेंट गलत है. अब यहाँ पे देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते थे, क्योंकि इतनी बेसिक डिटेल्स आपकी इस क्वेश्चन में दी गई हैं कि जो लर्न करना बहुत थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है. बेसिकली जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है, अगर आपको पता है कि थॉमस मैकॉले आपका सेडिशन से रिलेटेड है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सीधे सीधे सही हो जाता है. ठीक. 1837 में ओरिजिनली ड्राफ्ट किया गया था इस तरीके का लॉ थॉमस मैकॉले के थ्रू, इसीलिए. सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे बोलते हैं कि 124 इंसर्ट किया गया था सर जेम्स स्टीफन के थ्रू. ओके. कहीं ना कहीं अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है कि जेम्स स्टीफन ने करा था किसने करा था, तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं. इसको हम एक उसके लिए डाउट में रख सकते हैं. तीसरा जो ऑप्शन है सेडिशन इज़ अ बेलेबल ऑफेंस. ये अगर आपको सेडिशन आपको पता है तो ये बहुत ही ज़्यादा ड्रैकोनियन लॉ भी से कहा जाता है, क्योंकि ये इसमें नॉन बेलेबल ऑफेंस कंसिडर किया जाता है सेडिशन को. तीसरा स्टेटमेंट आपका सीधे सीधे गलत हो जाता है और आपका आंसर सी आ जाता है. ठीक. तो अब आपको अगर ये भी नहीं पता कि सर जेम्स स्टीफन ने आपका ये करा था, ये नहीं करा था, तो आपका फिर भी आपका यहाँ पे आंसर सी बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि एक स्टेटमेंट पूछा है गलत. ठीक. और लास्ट वाला तो बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पे आपका इम्प्रिजनमेंट से लेकर लाइफ टर्म तक यहाँ पे आपका एक्सटेंड हो सकता है सजा के उसमें. ठीक. तो आप सेडिशन के बारे में डिस्कस करते हैं. सेक्शन 124 आईपीसी में आपका ये है. ठीक. यहाँ पे बताया गया कि कोई भी ऑफेंस, अब वो चाहे वर्ड्स के थ्रू हो, इधर स्पोकन और रिटर्न, या कोई साइन हो, विजुअल
विजिबल रिप्रेजेंटेशन हो, ठीक है, किसी भी तरीके का। और ये सब चीज़ें क्या करने जा रहे हो, किसी तरीके का हेट्रेट ये लोगों में लाने की कोशिश कर रहे हो, एक्साइट कर रहे हो, ओके, डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट इस्टेब्लिश बाय लॉ। सो किसी भी तरीके की ऐसी कोई बात बोल के, लिख के, दिखा के, साइन के थ्रू अगर यहाँ पे कोई कर रहा है, ओके, और इससे क्या हुआ है, हेट्रेड और कंटेम्प्ट क्रिएट हो रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो उसे सेडिशन कंसिडर करा जा सकता है 124 ए में आईपीसी के। ठीक, यहाँ पे डिसअफेक्शन का मतलब यहाँ पे डिसलॉयल्टी एंड की बात करी गई है। याद रखिएगा कि अगर किसी के कमेंट से किसी तरीके का एक्साइटिंग या अटेम्प्ट नहीं हो रहा है, मतलब एक्शन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ओके, तो वहाँ पे उसे सेडिशन में कंसिडर नहीं किया जाएगा। सेडिशन एक नॉन बिलीवेबल ऑफेंस है, मतलब अगर इसके अंदर किसी को चार्ज किया जाता है तो यहाँ पे उसको बेल नहीं मिलेगी, इसलिए इसको ड्रैकोनियन लॉ भी कहा जाता है। ठीक, क्योंकि इसका नेचर इतना वो है। अब यहाँ पे आपका जो इम्प्रिजनमेंट 3 साल से लेकर आपका लाइफ टाइम तक हो सकता है, फाइन भी यहाँ पे ऐड हो सकता है, और जिस इंसान को सेडिशन का चार्ज होगा, ठीक, उसको गवर्नमेंट जॉब से भी बाहर किया जा सकता है। सो ये बहुत ही ज़्यादा देखते हैं आप कितना एक्सटेंड है इस लॉ का। ठीक, और उनका अपना दे हैव टू लिव विदाउट देयर पासपोर्ट एंड मस्ट प्रोड्यूस देमसेल्फ इन कोर्ट्स एट ऑल द टाइम्स एज व्हेन रिक्वायर्ड। ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आपको पता होगा कि जब ये ऑब्वियसली ब्रिटिश पीरियड से आपका ये चलता आ रहा है, और जब ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था तो उनके इंटेंशंस जो थे वो अलग थे। ठीक, आज के सिनेरियो में ये अलग चीज़ है, थोड़ी बहुत अलग चीज़ है, काफ़ी हद तक बेसिक तो सेम है। आपको यहाँ पे बताना है कि सेडिशन सबसे पहले कौन से वो इंडियन थे जिन पे सेडिशन का चार्ज लगा था, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स ने जब सेडिशन लाए थे तो वो जो नेशनल मूवमेंट था उसको कर्ब करने के लिए बेसिक उनका मोटो ही ये हुआ था। ठीक, सो अब आप यहाँ पे बताएंगे कि पहले को कौन से इंडियन थे जिन पे सेडिशन का चार्ज लगा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शक्ति इज़ अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड, तो फ्रांस, जर्मनी, यूएसए, यूके, तो किसके बीच में होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज है? इसका आंसर होगा आपका ए, फ्रांस, इंडिया और फ्रांस के बीच में होने वाली। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर करेक्ट? नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज आर इन्फेक्शन दैट आर मोस्ट कॉमन अमंग द मार्जिनलाइज कम्युनिटीज इन द डेवलपिंग रीजन्स ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड अमेरिकाज। Second is infection are caused by unsafe poor housing condition and poor sanitation. आपके ऑप्शंस हैं ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका बोथ, विच मीन दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। पहला स्टेटमेंट कि ये आपका जो एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के जो डेवलपिंग रीजन्स हैं वहाँ पे काफ़ी कॉमन है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा यहाँ पे अनसेफ वाटर, पुअर हाउसिंग कंडीशंस और पुअर सैनिटेशन से ये रिलेट करता है। ठीक, ये भी बिल्कुल ठीक है। बेसिकली ये वो डिजीज़ होती है जिनको बहुत कम फंडिंग दी जाती है, बहुत कम ट्रीटमेंट के थ्रू ट्रीटमेंट यहाँ पे बहुत कम फोकस यहाँ पे दिख रहा है इन डिजीज़ के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा रिलेट करती हैं जिस तरीके का जो कंडीशन है किसी भी इंसान के, लाइक उसकी जो जैसे भी उसके सोशल एस्पेक्ट्स हैं, सॉरी इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स हैं, वो भी काफ़ी रिलेट करते हैं, लाइक सैनिटेशन हो गया, पोवर्टी हो गया। ठीक, प्रिवेंटेबल होती हैं ये डिजीज़ और ट्रीटेबल होती हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पॉर्बितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन, पहला है मणिपुर, दूसरा है त्रिपुरा, तीसरा है असम एंड द लास्ट वन इज वेस्ट बंगाल। इसका आंसर होगा आपका सी, विच मीन्स आपका ये असम में पड़ता है। ठीक, असम के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं। वैसे न्यूज़ का पार्ट एक्चुअली होते हैं ना, तो आपको याद रखना होता है कि कहाँ पे कौन से स्टेट में लाई करते हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि ये एग्जैक्ट ऐसा क्वेश्चन आना बहुत कम चांसेस होते हैं, बट आप मैच द फॉलोइंग में एलिमिनेशन मेथड में इनका यूज़ कर सकते हैं, तो आपको ईजी होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर करेक्ट? द SC/ST एक्ट 1989 was brought for the upliftment and protection of section of the society which was left behind since centuries. Second is Ministry of Home Affairs is the nodal agency. Third one is it is strictly only and only for SC/ST community against the non-SC/ST community. आपके ऑप्शंस है A only, ANC only, BNC only, all of the above. वीडियो को पॉज करें, अपना आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करें। आई होप आप लोगों ने पॉलिटी के जो लेक्चर्स चल रहे हैं वहाँ पे इसे अच्छे से कवर कर लिया होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्कस हुआ है ये आपका आर्टिकल। इसका मतलब जिस आर्टिकल के अंदर आपका ये कवर किया जा सकता है। इसका आंसर होगा आपका ANC ओनली।
यहाँ पे आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसकी नोडल एजेंसी नहीं होती है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये आपका बेसिकली उस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए लाया गया था जो कई साल जिनको उनके अपलिफ्टमेंट के लिए लाया गया था, SC ST के लिए 1989 में, ठीक। और ये स्ट्रिक्टली SC ST कम्युनिटी के लिए होती है, अगेंस्ट द नॉन SC ST कम्युनिटी। तो अगर यहाँ पे कोई SC ST ही कम्युनिटी का ही कोई इंसान, अगर सेम कम्युनिटी के इंसान को इस तरीके का कुछ लाइक कोई भी ऐसा काम करता है, तो यहाँ पे वो इस एक्ट के अंदर वो दोषी नहीं माने जाएंगे, ओके। लेकिन अगर कोई नॉन SC ST कम्युनिटी और SC ST कम्युनिटी के लोगों के बीच में यहाँ पे देखा जाता है, तो तब इस एक्ट के अंदर वहाँ पे वो चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो आपका SC ST एक्ट है, यहाँ पे इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो आपकी सोशल जस्टिस है। नो एंटिसिपेटरी बेल, यहाँ पे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एंटिसिपेटरी बेल क्या होता है, कि अगर कोई इंसान पहले से एंटिसिपेट कर रहा है कि वो अरेस्ट हो सकता है अपकमिंग टाइम में, तो वो पहले से ही अपने लिए बेल का ऑर्डर, बेल का अपने लिए इंतजाम कर सकता है, ठीक। यहाँ पे आपके और भी कई बातें बोली गई हैं इस एक्ट के अंदर, लाइक इसमें आपका बहुत सारी चीज़ें ऐसे नॉन बेलेबल है, कॉग्निजिबल ऑफेंस है, कॉग्निजिबल ऑफेंस होगा, नॉन कंपाउंडेबल होगा, ठीक। नॉन कंपाउंडेबल मीन्स कोई समझौता नहीं हो सकता इनके बीच में, कॉग्निजिबल अरेस्ट विदाउट वारंट, एंड नॉन बेलेबल गैर जमानती, जैसे इसमें दिख रहा है आपको। हालांकि हम यहाँ पे इसको इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, टाइम की लिमिटेशन है। सो अगर आपको यहाँ पे इसका पूरा डिटेल डिस्कशन चाहिए, जो कि ऑलरेडी आप लोगों ने अगर पॉलिटी के लेक्चर्स में कवर किया है, और रिवीजन के लिए चाहिए, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्ट्रेट ऑफ डोवर सेपरेट्स इंग्लैंड एंड फ्रांस, स्पेन एंड मोरक्को, बल्गारिया एंड टर्की, नन ऑफ द अबव। सो इसका आंसर होगा आपका ए, विच मीन्स इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच में होने वाली स्ट्रेट है ये आपको दिख रहा है, साफ सही दिख रहा है यहाँ पे, स्ट्रेट ऑफ डोवर इस तरीके से, और ये आपका इंग्लैंड है, ये आपका फ्रांस है, इन दोनों के बीच इनको सेपरेट कर रहा है ये, ठीक। और नॉर्थ सी एंड इंग्लिश चैनल को जोड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाषणाचार आइलैंड इज़ अ फ्लोट, भाषणाचार इज़ अ आइलैंड इन, कहाँ पे है ये आइलैंड? पहला है म्यांमार, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है चाइना, एंड द लास्ट वन इज श्रीलंका। सो इसका आंसर होगा आपका भी, बहुत ईजी क्वेश्चन था, आपने बहुत बार नाम भी सुना होगा। रोहिंग्यास के रिस्पेक्ट में आपका ये काफ़ी न्यूज़ में आता है, क्योंकि कहा जाता है कि रोहिंग्यास को यहाँ पे आपका लाइक सिचुएट किया जाएगा, ठीक। रोहिंग्याज आपके जो एथनिक ग्रुप हैं, मोस्टली मुस्लिम होते हैं, और ये आपके म्यांमार से रिलेट करते थे, लेकिन यहाँ पे रेफ्यूजीज़ कंसिडर किया जाता है अब इन लोगों को काफ़ी हद तक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिटोरिया मीरा इज़ अ रिसेंटली डिस्कवर्ड स्पीशीज ऑफ फ्रॉग, स्नेक, कैट, नन ऑफ द अबव। सो इसका आंसर होगा आपका ए, फ्रॉग। सो बहुत ये आपका अभी ही रिसेंटली डिस्कवर हुई है ये, सो न्यू गिनिया में, और चॉकलेट कलर के होते हैं फ्रॉग्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? पहला है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एस्टैब्लिश इन 1993 is an independent statutory body as per the provisions of Protection of Human Rights Act of 1993. दूसरा है NHRC act as a watchdog of human rights in the country. Third one is NHRC was established in compilation with the Paris Principle of Human Rights 1991, which are adopted for the promotion and protection of human rights and were endorsed by the United Nations at its General Assembly on 1993. And the last one is none of the above. सो इसका आंसर होगा आपका डी, विच मीन्स आपके जो सारे स्टेटमेंट सही हैं। पहला स्टेटमेंट 1993 में बना था, बिल्कुल ये सही है। इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है, बिल्कुल ठीक है। ये आपके एक वॉचडॉग की तरह काम करती है ह्यूमन राइट्स का कंट्री में, बिल्कुल ठीक है। और ये आपके पेरिस प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन राइट्स से भी ये उसके कंप्लायंस में है, ठीक। न्यूज़ का पार्ट इसलिए था क्योंकि जस्टिस AK मिश्रा को NHRC का नया चीफ अपॉइंट किया गया है, तो फिर ये आपका न्यूज़ का पार्ट हो जाता है कि NHRC बॉडी के बारे में बात हो जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत उसके डिटेल्स हैं, किस तरीके से उसका बैकग्राउंड है फॉर्मेशन का। सो हमने क्लास नोट्स में भी कई बार डिस्कस कर रहा है, तो हम उसको पूरा डिस्कस तो नहीं कर सकते हैं। सो आप इसको एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों ने अच्छे से कवर किया होगा, अच्छे से पार्टिसिपेट किया होगा। थैंक यू गाइस।